नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। साथ में है नरेंद्र ठाकुर जी। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा। और आज खर्चा पानी में हम तीन मुख्य विषयों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है साफ पानी को लेकर। न्यूयॉर्क टाइम्स की नरेंद्र जी एक विस्तृत रिपोर्ट आई है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसके अनुसार एक जल जीवन मिशन, मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है। जब ये परियोजना शुरू हुई थी 2019 में, ये जो रिपोर्ट कहती है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसके अनुसार जब ये परियोजना 2019 में शुरू हुई थी, तब लगभग 1/6 यानी कि 6 परिवारों में से केवल एक परिवार के पास ही क्लीन टैप वाटर, नल का पानी था। अब ऑलमोस्ट आधे परिवारों यानी कि दो में से एक परिवार के पास नल का पानी है। 1 लाख कनेक्शंस हर दिन ऐड किए जा रहे हैं, ये ऑफिशियल फिगर है। राजेंद्र सिंह जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स को बताते हैं कि इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, चाहे वो पानी के स्रोतों का घटना हो, साथ ही साथ इस जो फिगर्स हैं और जो फील्ड में जो चीजें हैं उनमें काफी अंतर भी बताया जाता है। हमने कुछ और रिपोर्ट्स भी पढ़ी इससे पहले। तो पूरी ये परियोजना क्या है, जल जीवन मिशन क्या क्या अभी इसका सेकंड फेज चल रहा है नरेंद्र जी, हम जानते ही हैं। क्या सेकंड फेज में चल रहा है और क्या सफल कहा जा सकता है, असफल कहा जा सकता है, और हम कितना आगे हैं जान लें। सवाल पूछने से पहले ये भी जान लें कि भारत उन कुछ देशों में से एक है नरेंद्र जी, हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, जहां साफ पानी की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी प्लीज। बिल्कुल दर्पण। ये जल शक्ति अभियान जो है जुलाई 2019 में मोदी सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। और उसमें $50 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें कि सभी घरों को जो है वो पानी दिया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें लगभग जो 6 लाख जो हाउस होल्ड हैं, हिंदुस्तान के 6 लाख जो गांव हैं। और जो लगभग 20 करोड़ जो हैं, 19-20 करोड़ जो हैं, यदि एग्जैक्ट फिगर बताएं तो 19.9 जो करोड़ हाउस होल्ड हैं, जो परिवार हैं, उनको जो है वो जल प्रोवाइड करना है या पानी प्रोवाइड करना है। और उसमें जो ईयर मार्क रखा गया है वो 2024 की बात रखी गई है। तो आप देख सकते हैं 2.5 साल हो गए हैं। और आपने ठीक डेटा बताया कि 6 परिवारों में से पहले हमारे पास सिर्फ एक परिवार के पास जो था वो नल था, पानी पानी का स्रोत था। अब जो है वो आधा हो गया, मतलब 3 परिवारों के पास चला गया है वो, या 2.5 साल में इतना प्रोवाइड किया है मोदी सरकार ने। तो एक लेवल पे कह सकते हैं हाँ, ये अचीवमेंट है। और और उसमें ये बात सही है जो आपने कही कि पानी की बीमारियां से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी होती है हिंदुस्तान में। और ये भी हम कह दें, मतलब या दर्शकों से बात कर लें कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में वो 18% है। 18% जो है वो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। और उसमें यदि और जितने पशु और जितना उनकी जनसंख्या को हम जोड़ दें तो वो 11% है। तो लगभग ये आप कह सकते हैं 29-30% जो है पशु और इंसानों की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की हिंदुस्तान में। और जहां तक पानी की बात करें तो सिर्फ 4% जो है पानी के संसाधन हैं या स्रोत हैं भारत के पास, हिंदुस्तान के पास। तो इतने बड़ा गैप होने के कारण से जो है वो बीमारियों का घर भी है। उस कारण से मतलब काफी बीमारियां लगती हैं। इसलिए आप उसको रिलेट ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बच्चों की जो मृत्यु दर है वो भारत में बहुत ज्यादा है। और भी जो पानी से रिलेटेड डिजीज हैं वो काफी हाई लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि एक लेवल पे इसको मतलब जो वाटर कंजर्वेशन कर रही हैं जो जल शक्ति अभियान के तहत, और प्रोवाइड जो की जा रही हैं इस तरह के पानी का जो सप्लाई है। लेकिन उसके चैलेंजेस भी हैं जो आप पूछना चाह रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो एक तो चैलेंजेस यही दिख रहा है कि मान लीजिए आपने वाटर टैप तो प्रोवाइड किया गया, जो कंप्लेंट आ रही हैं, लेकिन कितना पानी आपने रेगुलर आप दे रहे हैं वो काफी रिलेटेड है।
उसके अलावा ये बात भी, आप जो राजेंद्र जी का जो रेफरेंस आपने दिया, वो ये भी कह रहे हैं कि पानी की जो सप्लाई है वो इससे भी रिलेटेड होती है कि बिजली कैसे आ रही है गाँव में खासकर। तो उसमें भी अभी भी उतना सप्लाई नहीं है, मतलब बिजली की उतनी स्मूथ सप्लाई नहीं है। तो वो भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो और तीसरी चीज मैं इससे साथ रिलेट करूंगा, जो हम रिपोर्ट देख भी रहे थे कि नरेगा का जो फंड है, या जो लेबर है, जो नरेगा में लगी रहती है गांव में, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे भी ये कनेक्टेड है प्रोजेक्ट जो है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, पीछे खबर भी आई थी और हम डिस्कस करते रहे हैं खर्चा पानी में, कि नरेगा का फंड कम कर दिया गया है। तो जी। उसके तहत ये भी एक चैलेंज है कि जब कम फंड से आप कहाँ $50 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था, और यदि आपके फंड कम हो रहे हैं, सरकारी फंड इस तरह के अभियान के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो चुनौती जो है वो भी है इस पॉलिसी को 2024 में अचीव करने के लिए, कि सभी घरों में पानी हो, और उससे जो है जो बीमारियां लग रही हैं उस पे काफी नियंत्रण हो पाए। मतलब दूसरी खबर में जाने से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे कोई भी महत्वाकांक्षी योजना हो, मैं इस सरकार की बात नहीं कहूंगा, पिछली सरकारों की भी बात कहूंगा, हर सरकार में शुरू बड़ी जोर शोर से होती है। अभी जैसे इस योजना का भी सेकंड फेज चल रहा है, और हमने एक दो रिपोर्ट्स और पढ़ी थी कि पहली वाली आंशिक सफल या असफल की कैटेगरी में आया था पहला फेज। तो ये तो स्पष्ट है कि 2024 तक या जो भी इसका लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या हम एक लक्ष्य पूरा होना ही सफलता नहीं होती किसी किसी भी स्कीम की। ये होता है कि हम एक हद तक पहुंच जाएं। तो उसमें ग्राउंड में आप, चूंकि आप रिपोर्ट्स भी बनाते हैं और ये सब कुछ, ग्राउंड उस पर आपको कितना असर दिखता है साफ पानी का, या फिर झुग्गी झोपड़ियों में कितना दिखता है? राज्य सरकारें, जैसे मैं दिल्ली का हूं, तो राज्य सरकारें भी इन साफ पानी को लेकर काफी लगी हुई हैं, हर घर में नल पहुंचाने को लेकर लगी हुई है। लेकिन वहीं आप देखें, मैं दिल्ली की बात इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं दिल्ली का हूं, कि लोग लीगली या इलीगली बोरिंग का यूज करते हैं, और यहाँ पे रिजर्वियर है नहीं इतना। तो ये सब समस्याएं कितनी बड़ी हैं अगर वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए, केवल ये आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे जो एनवायरनमेंट का इशू है, वातावरण का, वो कितना महत्वपूर्ण हो गया है, और किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है इफेक्ट कर रही है पूरी दुनिया को, और उसमें हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है इस समस्या से। तो यदि हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कैसे उसको ठीक करें, तो मुझे लगता है कि काफी एनवायरमेंटलिस्ट बोल ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं जो नेचर, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है आम आदमी की, या खासकर एक तरह से कहें कि इंडस्ट्री की, उसमें हमें चेक करना होगा, और उसमें कहीं ना कहीं जो विकास के जो एक तरह से पैरामीटर्स हैं, या जो सिद्धांत हैं, उनको भी थोड़ा रीथिंक करना होगा। और उसके तहत मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब क्या करना है बेसिकली, उसमें यही है कि जैसे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि कुछ एरिया है जिसमें बाढ़ आती है हर साल, और कितना फ्लड से जो नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, और कहीं पे है कि बिल्कुल ही रेनफेड रहता है, मतलब सूखा पड़ता है। तो मुझे लगता है एक कम्प्लीमेंट तो वही हो सकता है, मतलब उसको एक तरह से उसकी कम्प्लीमेंट्री या कॉरस्पॉन्डेंस ऐसी हो सकता है कि उसको एक तरह से कंजर्व किया जाए, वाटर कंजर्व किया जाए, और उसके तहत जो है या स्टोरेज किया जाए, और उसके तहत जो है उसकी फिर स्मूथ सप्लाई की जाए एनुअली। तो उससे ये होगा कि एक लेवल पे आप जो वाटर रिसोर्स ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल मानसून एक बेहतर है जो प्रकृति ने हमें दिया है हिंदुस्तान में, या साउथ एशिया में, तो उस लेवल पे हम कंजर्व तो बिल्कुल कर सकते हैं। और एक लेवल पे जो आपने दिल्ली की बात बताई, बिल्कुल कुछ जगहों में मैं भी देख रहा हूँ कि लोग अब धीरे धीरे इस तरह के प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसमें, और खासकर जो RW हैं दिल्ली में, वो जो कंजर्व कर रहे हैं वाटर को, खासकर जो रेन हार्वेस्टिंग है, या वैसे भी स्टोर कर रहे हैं और उसका यूज भी कर रहे हैं। तो उस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे या इस तरह RW लेवल पे थोड़ा हो सकता है, लेकिन मेन इनिशिएटिव जब भी वो सरकार की तरफ से होना चाहिए, उसके तहत ही एक मैं कहना चाहूंगा कि एक सस्टेनेबिलिटी जो है हम कर सकते हैं।
हिंदुस्तान में या वर्ल्ड लेवल पे भी। लेकिन वर्ल्ड लेवल की तो आउटरीच हो जाएगी, वो हम बाद में बात करते रहेंगे। लेकिन इंडियन लेवल पे तो जरूर कि यदि शहरी क्षेत्र में कहें तो यस, इस तरह के जो RW के इनिशिएटिव हैं उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे या सिविल सोसाइटी मुझे लगता है कोऑर्डिनेट करें। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बनता है, और उसके थ्रू जो रेफरेंस आया था, जो राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि आपको पब्लिक फंडिंग जो है वो देनी पड़ेगी, खासकर नरेगा के रिसोर्सेज को चैनलाइज कर सकते हैं। और एक पॉइंट मुझे वो और भी ध्यान आ रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको डैम्स जो हैं, जो छोटे डैम्स जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, जो काफी मतलब एक तरह से इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि बड़े डैमों के अपने रिस्क हैं, तो छोटे डैम के साथ दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो वाटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो सकता है, और दूसरा आप वाटर को रिसोर्स को भी कंजर्व कर सकते हैं, और उसके थ्रू जो है फिर इरिगेशन का जो लिंक है, जो कि इस अभियान में ही, जल शक्ति अभियान में, तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है कि इंडिया में अराउंड 50% ही इरिगेशन फैसिलिटी है कल्टीवेशन के लिए, और 50% अभी भी मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अच्छा होगा कि इस तरह की सरकार यदि कनेक्ट करे नरेगा को फंड को इरिगेशन के साथ। जी बिल्कुल। अगर लोकल स्तर पर देखा जाए, अगर निजी स्तर पर देखा जाए, तो अभी मैं एक कॉलोनी में गया था दिल्ली की, तो उन्होंने रेन वाटर के लिए पूरा 20-22 साल पुरानी वो कॉलोनी है, और उसमें पूरा खुदाई वुदाई करके वो रेन वाटर को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये छोटे मोटे जो प्रयास हैं, इनसे एक हद तक तो सफलता मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। कुछ नहीं भी तो कम से कम हैंड होल्डिंग तो करनी ही पड़ेगी बाहरी तरफ से, और एनजीओ वगैरह को भी साथ देना पड़ेगा। तो अब इसके बाद अब दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर एक नॉस्टैल्जिया से जुड़ी हुई है। नोटबंदी के नॉस्टैल्जिया से, कितना अच्छा था कितना बुरा था, हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है। करेंसी सर्कुलेशन, नोटबंदी के वक्त ये जीडीपी की 8.7% थी, और अब बढ़कर 14.50 पर है। हालांकि इस नवंबर में ये सिर्फ 7.9% की दर से बढ़ी। सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले महीने, इसी महीने की तुलना में ये कहीं कम है, और पिछले साल इसी महीने ये 22.20 की दर से बढ़ी थी। ये सब एक आम नागरिक, मुझ जैसा आप जैसा, इसके लिए यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है, उसको वो ये किस प्रोस्पेक्टिव से देखे। बेसिकली जो एक तरह से आप बोल रहे हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, CIC उसको कहते हैं। कैश एक तरह से कह सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही है दरपन। और उसमें आप ठीक कह रहे हैं कि अभी जो ग्रोथ रेट हुई है 2021 में, यदि नवंबर में हम बात कर रहे हैं, तो नवंबर 2021 में जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, कंपैरिजन की आप नवंबर 2021 से कंपेयर कर रहे हैं, और उसमें ठीक आपने रेफरेंस पॉइंट बताया कि अराउंड 8% जो है वो ग्रोथ रेट रही है इस करेंसी की, कैश ट्रांजैक्शंस की, जो लोग पैसा, एक तरह से आसान शब्दों में कहें, जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है बड़ा है। लेकिन जो बढ़ने की दर है वो कम है, क्योंकि जो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि वो पिछले साल वो 22% था, यानी कि 2020 नवंबर में, यदि हम उसको 2019 से कंपेयर करें तो उस टाइम जो है 22% था, और अभी 2021 1/3 में लगभग हो गया है। और अब जो समृद्धि दर है या ग्रोथ है वो 8% है, तो कम तो हुआ है। हम्म। जो समृद्धि दर है, हम्म। उसके बढ़ने की जो दर है यूज करने की, लेकिन उसमें बिल्कुल आपने डिमोनेटाइजेशन का रेफरेंस पॉइंट दिया, और वो हम मतलब और समझ सकते हैं कि क्या कैश ट्रांजैक्शंस उस टाइम कितनी थी, या करेंसी सर्कुलेशन कितना था। तो यदि हम 8 नवंबर की बात करें 2016 में, हाँ, तो उस टाइम जो है उससे पहले 12% GDP का जो था वो सर्कुलेशन में था, ये करेंसी जो थी, करेंसी इन सर्कुलेशन। और उस टाइम जो है वैसे 8 नवंबर को जैसे ये नोटबंदी लगी, तो वो हो गया लगभग 8%। मतलब यदि लगता है कि और आसान शब्दों में कहें कि जो सकल घरेलू उत्पादन है हिंदुस्तान का, उसका जो शेयर था इस करेंसी का, वो था 12% प्री एक तरह से कहें डिमोनेटाइजेशन, हाँ, डिमोनेटाइजेशन से पहले नवंबर 2016 से। लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंट किया, नोटबंदी की गई, तो वो हो गया 8%। तो बहुत कम हो गया था, हाँ।
तो उसका जो रिकवरी हुई है वो अब दोबारा 12% हो गया था, यानी कि जो नोटबंदी से पहले जो शेयर था जीडीपी में करेंसी का, वो दोबारा जो है 2019-20 में हमने अचीव कर लिया, 12% हो गया था। अब जो है यदि हम 20-21 में बात कर रहे हैं, जो आरबीआई का डेटा जो आप बता रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट बता रहे हैं, वो हो गया अब 14.5%। हाँ, तो करेंसी का सर्कुलेशन जो है बड़ा है, मतलब किसी टाइम नोटबंदी ने हालत खराब की थी और क्या क्या मुसीबतें आई थी और कितना जो है बिजनेस डाउनफॉल हुआ था। और ये भी रेफरेंस पॉइंट आ रहा है उस खबर में जो आप कह रहे हैं कि जीडीपी भी हमारा कम हुआ था, 1.5% जो है कम हो गया था उस टाइम में, हाँ 2016। जी जी। लेकिन क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज कम हो गई थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कम हो गई थी, एक्सचेंज करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, कैश नहीं था, लोग लाइनों में लगे थे। तो जो 8% जो है 2016 में हो गया था नवंबर के बाद, वो जो है 12% जो है जो पहले था वो अचीव कर लिया हमने 2019-20 में। और अब जो है इस टाइम जो है वो 14.5% है, 14.5% है। तो एक तरह से ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है दरअसल, वो रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि जनरली जो मोटिव था उस नोटबंदी का, तो एक एक जो उसका उद्देश्य ये भी था कि आप कैशलेस जो है इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, डिजिटल इकोनॉमी जो है वो उसके ट्रांजैक्शन से बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे तो ये प्रूव हो रहा है इनफैक्ट जो उद्देश्य था नोटबंदी का, वो जो है कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, क्योंकि या कहीं सरकार वो समझ नहीं पाई कि आपने कहा था कि कैशलेस या डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगी, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन तो बढ़ गई, वो तो जो मतलब प्री डिमोनेटाइजेशन का 12% था, अब तो 14.5 हो गया, 2.5% ज्यादा ही है। तो वो एक समझने की बात है। और उसके अलावा एक पॉइंट और भी है, कैसे उसको हम देख सकते हैं कि और सर्कुलेशन बढ़ा है, उसको फिगर में हम देखें तो 2019-20 में दर्पण जो कितना यहाँ पे कितना लाख करोड़ जो था वो करेंसी सर्कुलेशन था, हाँ, वो था 27.5 लाख करोड़, हाँ 27.5 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में था करेंसी में। अब जो है इस टाइम हो गया है वो 29.5, हाँ, तो वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा ही लोग कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और मतलब इसकी अगर तुलना और थोड़ा पीछे जाएं, अगर हम 2016 जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, तब ये 17.97 लाख करोड़ था, और ये घटकर 7.8 लाख करोड़ हो गया था जनवरी 2017 में नोटबंदी के बाद। तो यहां से हम कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं, और प्री डिमोनेटाइजेशन लेवल से भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अच्छा आपने वो डेटा दिया। तो अब लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हमारी कैश ट्रांजेक्शन हैं, कैश सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन कर रहे हैं हम कैश का। तो उससे ये प्रूव हो रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो है मूव जो है वो कहीं ना कहीं वीक है। और उसमें बिल्कुल इस खबर में ये भी बात कही गई है, या दर्शक समझ भी सकते हैं, कि अभी भी 15 करोड़ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। 15 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, और उसी से लिंक भी होता है, इसलिए कैश चाहिए लोगों को, जरूरी नहीं है डिजिटल पेटीएम जो है उसी को यूज करें। तो वो चीज रीच में नहीं है, पेटीएम कौन यूज करेगा, गरीब आदमी कहाँ से पेटीएम यूज करेगा, या कहाँ स्मार्टफोन होगा उनके पास। तो उससे ही पता लग रहा है कि अभी भी 15 करोड़ लोगों के पास जो है बैंक के खाते नहीं है। उसके अलावा ये क्यों इतना बड़ा नंबर है, या नोटबंदी क्यों क्वेश्चन मार्क में आ रही है दोबारा, तो ये भी हम समझ सकते हैं इस खबर से कि अभी भी जो ई कॉमर्स हो रहा है, हाँ, ये जो ऑनलाइन जो परचेज ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो उसमें नंबर दे रखा है कि जो छोटे टायर 4 जो शहर हैं, हाँ, छोटे शहर हैं, उनमें अभी भी 90% जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कैश से होती है। तो मान लीजिए यदि कोई अमेजोन में कोई कुछ खरीद भी रहा है छोटे शहरों में, कैश तो ऑन अभी भी डिलीवरी। वो कैश ऑन डिलीवरी से खरीद रहा है। तो 90%, मतलब 100 में से 90 लोग अभी भी छोटे शहरों में वो कैश ही दे रहे हैं। इवन हम बड़े शहरों में दिल्ली जैसे बात कर लें, या चंडीगढ़ या देहरादून या हैदराबाद या बेंगलोर या चेन्नई, वहां पे भी 50% अभी कैश ऑन डिलीवरी ही बात कर रहे हैं हमारे। तो इसका मतलब है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो जब लगभग 30 लाख करोड़ रुपया जो कैश इन सर्कुलेशन है, करेंसी इन सर्कुलेशन है, वो ऐसे नहीं हो गया है जो आप बिल्कुल ठीक बता रही थी कि 17 लाख करोड़ था वो प्री डिमोनेटाइजेशन में। अब जो है वो 30 लाख करोड़ टच कर रहा है, मतलब देखिए 13 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ा है, बिल्कुल मतलब यदि और आसान करते हैं जिससे कि दर्शक समझ पाए,
कि जब 15 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, जो रूरल एरियाज हैं या छोटे शहर हैं उसमें 90% जो है वो कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं। जो हम जहाँ रहते हैं बड़े शहरों में रहते हैं, 50% वो भी, वहां पे भी तो झुग्गी झोंपड़ी या छोटे जो है मंझोले जो है जो उद्यमों में लोग काम कर रहे हैं, उनके या उतनी एजुकेशन उनकी नहीं है, तो वो भी कैश ऑन डिलीवरी जो है वो ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है हिंदुस्तान को एक तरह से कैशलेस इकोनॉमी के लिए या डिजिटल इकोनॉमी के लिए। 15 करोड़ लोगों के पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है। जल जीवन मिशन की हमने आज समीक्षा की थी किसी दिन, जनधन योजना और जो हर एक के खाते खुलवाने की बात है उसकी भी समीक्षा करेंगे समय उपलब्ध रहा तो। अभी तीसरी खबर की ओर चलते हैं। तीसरी खबर महत्वपूर्ण है, वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। कई चीजें चल रही हैं, ये फॉलो अप स्टोरी की तरह है। रुपया जो है लगातार गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। डॉलर एक बेंचमार्क वो है, तो रुपया लगातार गिरता जा रहा है। इसको शॉर्ट में इतना भी बोला जा सकता है। और इसका कई रीजन हमने डिस्कस किए थे, आपके साथ भी डिस्कस किए थे और सिद्धार्थ जराबी के साथ भी डिस्कस किए थे, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो ओमाइक्रॉन हो या और भी चीजें हो। शेयर मार्केट से भी लोग पैसा उठा रहे हैं, तो उस चक्कर में अब आरबीआई इंटरवेंशन में आई है, आरबीआई बीच में आई है, उसने कुछ डॉलर बेचे हैं और इससे जो है थोड़ा सुधार हुआ है। मतलब दिन के हिसाब से, दैनिक हिसाब से देखा जाए तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 77 तक पहुंचने से रोक दिया गया है वन लाइन में, ये कहा जा सकता है। बाद में मैं इस बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आरबीआई क्यों मतलब इंटरवेंशन करती है, किस तरीके से फ्लोटिंग, किस तरीके से तीन वो होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये आरबीआई का इंटरवेंशन क्या क्या दूरगामी है, क्या फायदा है इससे, या फिर केवल शॉर्ट टर्म है, रुपया को केवल एक हल्का सा बात बना दिया गया, क्या पूरा प्रोसेस होता है? बेसिकली ये हम पहले खबर करते रहे हैं, जराबी जी बात कर रहे थे और हम लोग भी बात कर रहे थे इस पॉइंट पे, और ये बात तो है ही और आम जनता को या दर्शकों को पता ही है कि जो इंडियन करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है। और उसके क्या कारण हैं वो ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आरबीआई क्या उसमें अभी इनिशिएटिव ले रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपने रेफरेंस दिया कि एक्सचेंज रेट जो है हमारा 74 से 75 हो रहा है, 75 से 76 हो रहा है, अब 77 की तरफ जा रहा है, 77 हो रहा है। तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन हो रहा है, और उसके कारण यही है कि जो रुपए की मांग अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है उसमें कम है और डॉलर की मांग ज्यादा है। इसी कारण से भाई जिस एक तरह से आप यदि आसान शब्दों में समझना चाहें कि जिस करेंसी की मांग ज्यादा होती है उसका प्राइस भी ज्यादा होता है, जिसकी कम मांग होती है उसका प्राइस भी कम होता है। इसलिए हमें $1 के लिए 75 रुपए देने पड़ रहे हैं और 76 की तरफ मूव कर रहा था, और वो मतलब एक तरह से बढ़ ही गया था ना, 76 से ऊपर हो गया था हमारा एक्सचेंज रेट। उसी के लिए आरबीआई ने क्या किया कि जब हमारी अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की मांग कम हो गई और डॉलर की ज्यादा हो गई, तो डॉलर को की सप्लाई जो है बढ़ा दी एक तरह से। जो आरबीआई ने क्या किया कि वो सप्लाई बढ़ाई, उन्होंने सेल किए। जैसे मंडे को $1 बिलियन जो है वो सेल किया गया है, या मतलब विक्रय किया गया है, बेचा गया है डॉलर। जो आरबीआई के पास जितना फॉरेन एक्सचेंज है उसमें से $1 बिलियन बेचा, जिससे कि उसकी सप्लाई बढ़े और उसका प्राइस गिरे। और हुआ भी है कि अब जो जहां 76 को क्रॉस कर गया था हमारा एक्सचेंज रेट $1 के मुकाबले, अब जो है वो 76 के नीचे आ गया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि यदि और इसको और आसान शब्द में हम कहें तो जैसे जैसे मांग तो बिल्कुल बात है, लेकिन उसके साथ पूर्ति की बात भी होती है, सप्लाई की बात भी होती है। तो मांग बढ़ रही है लेकिन सप्लाई भी बढ़ जाए तो फिर कीमत फिर गिरती है। तो एक तरह से डॉलर की कीमत हमने गिरा दी मुकाबले जो है रुपए के। तो यानी बिल्कुल उनको और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इससे यदि वो कंट्रोल हुआ है, एक्सचेंज रेट जो कंट्रोल हुआ है या 76 से नीचे आया है, उसका कारण जो है आरबीआई का इंटरवेंशन है। और आरबीआई ने इंटरवेंशन यही किया है कि अब जो है डॉलर्स उन्होंने सेल किए हैं एक्सचेंज मार्केट में, उससे जो है कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ी उसकी और उसका प्राइस गिरा है और हमारे लिए फायदा हुआ, इसलिए हम कंट्रोल कर पाए हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज समझना।
और उसके अलावा दूसरे पॉइंट ये भी जिसको मैं लेता कि थोड़ा मतलब इसको मैं आसान जानबूझ के करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दर्शक उसमें नहीं तो खो जाएंगे उस बातचीत में कि ये हो क्यों रहा है, मतलब उसका कारण जो ये एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ रहा है हिंदुस्तान का, ये करेंसी जो डेप्रिशिएट क्यों कर रही है, ये 77-78 की तरफ क्यों मूव कर रहा है ये। तो उसका कारण हम पहले भी समझ चुके हैं और अभी दोबारा हम इस पे बात कर सकते हैं। एक तो क्लियर ये है कि जो आपने रेफरेंस भी दिया कि स्टॉक मार्केट से हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, और उसका कारण ये है मतलब एक तरह से आउटफ्लो हो रहा है जो फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। तो जब वो बाहर जाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे रुपए की मांग कम होती है और डॉलर की मांग जो है बढ़ जाती है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको हम ये कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो नेचुरली जब इंपोर्ट बढ़ रहा है तो दोबारा हमें डॉलर की मांग बढ़ रही है। मतलब एक तरह से हम क्यों कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रुपए के मुकाबले डॉलर की, वैसे तो और करेंसी की डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन डॉलर की डिमांड ही क्यों बढ़ रही है। तो एक कारण तो हम बता रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उनको डॉलर चाहिए जिससे कि वो जाके अमेरिका में इन्वेस्ट करे या इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करे, ना कि रुपया चाहिए। तो इस कारण से हमारा डेप्रिशिएट कर रहा है। और दूसरा रुपया, और दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट में, जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें जो है यहाँ हमारे हमारे लोगों के लिए हमें डॉलर चाहिए, और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, तो इसलिए तो उस लेवल पे कहीं ना कहीं ये भी कारण है। तो एक तरह से दो इंटरनेशनल कारण है। एक कि एक तो जो फॉरेन कैपिटल है, जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो बाहर जा रहा है, इंडिया में कम आ रहा है, जिसलिए हमारे रुपए की डिमांड कम हो रही है। और दूसरा, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो जब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो नेचुरल है कि उस लेवल पे हम डॉलर की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो दोबारा जो है रुपए की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। इन कारणों से हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है इंडियन रुपीज का, और इसलिए कंटेन करने के लिए आरबीआई इंटरवेन कर रही है। और ये भी एस्टिमेट दिए हैं दर्पण कि एक बिलियन डॉलर सेल जो है वो तो मंडे को किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगभग दिसंबर में 5 बिलियन डॉलर जो है वो सेल की है डॉलर की आरबीआई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कल भी हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि सवाल ये होता है कि आरबीआई इंटरवेंशन क्यों कर रही है, और अगर कर रही है तो अभी क्यों कर रही है, पहले क्यों नहीं कर रही है। इसको भी थोड़ा सा समझा लेते हैं। कल थोड़ा सा समझे थे और आज थोड़ा और अच्छी से समझ लेते हैं। किसी भी देश की करेंसी को तीन तरीके से देश या देश की सरकार मैनेज करती है। एक तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से, जिसे मेटाफोरिकली लव मैरिज कहा जाता है। जैसे लव मैरिज में माता पिता का कोई दखल नहीं होता, वैसे ही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का अनुसरण करने वाले देशों की सरकारें अपने देश की मुद्रा और डॉलर के बीच के रिश्ते में कोई दखल नहीं देती, और ये मार्केट डिमांड सप्लाई पर निर्भर करता है, जैसा अभी तक कर रहा था। लेकिन भारत में इंटरवेंशन हुआ, उसके बारे में हम बात में करेंगे। तो भारत में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से नहीं चलता है। फिर एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें डॉलर और उसका उस देश की मुद्रा आप के आपसी रिश्ते को सरकार तय करती है। उस देश के सिस्टम को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है। मैनेज्ड फ्लोट, जो हमारा हिसाब किताब है, लव कम अरेंज, कि हाँ अरेंज मैरिज तो लव तो था, लेकिन माता पिता ने स्वीकार किया। इसमें क्या है कि ये भारत में होता है, इसमें कमोबेश मार्केट ही तय करता है कि कितने डॉलर बराबर कितना रुपया, लेकिन आरबीआई ज्यादा ऊपर नीचे होने की स्थिति में बचाव में आता है। तो ये, जी बोलिए प्लीज। बिल्कुल अच्छा है, हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये चीजें पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाता भी हूँ। तो बिल्कुल तीन तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, सिस्टम होते हैं जो इकोनॉमी को गाइड करते हैं। दरअसल 1973 तक जो है बेसिकली जो आप कह रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, उसको हम कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज है। बिल्कुल सही बात है, वो अच्छा आपने एक तरह से कनेक्ट किया जिससे दर्शक उसको समझ पाए। और उसका फिक्स एक्सचेंज रेट का बिल्कुल मतलब ये होता है कि जब जो है करेंसी गिरने लगती है, जैसे बेंचमार्क बना दिया गया है कि 75 रुपए से हमारे जो है वो एक तरह से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। 76, 78 या 79, 80 इस तरह का एक्सचेंज रेट नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो उस टाइम जो है गवर्नमेंट इंटरवीन, आरबीआई इंटरवीन करेंगे इनफैक्ट। हाँ, तो जब इंटरवेंशन करती है, फुल इंटरवेंशन करती है, तो उसको फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं, है ना।
जब बाजार तय करता है एक्सचेंज रेट को कि 75 रुपए होगा हमारा प्राइस या 76 होगा, डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल मांग और पूर्ति से तय करती है बाजार, तो वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। बिल्कुल जो 1973 के बाद जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वो इम्प्लीमेंट किया था, या काफी सरकारों ने माना था कि अब हम बाजार के अनुसार चलेंगे। कनाडा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, मतलब जहां तक मुझे सुनने में आता है, वो इस तरीके से चलता है, मेरी जानकारी। बिल्कुल जनरली अभी ये आप मानिए कि मोर और लेस सारे देशों में वो पैक्ड एक्सचेंज रेट है जो आप कह रहे हैं। हाँ, एक जो मैंने कहा एक फिक्स एक्सचेंज रेट है जो कि बिल्कुल उस टाइम पे मार्केट का रोल नहीं है। जी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मार्केट का रोल ही है, मांग और पूर्ति का ही रोल है ना। जिस जैसे हम कह रहे थे अभी कि कितनी यदि इस टाइम डॉलर की मांग ज्यादा है तो उसकी जो है कीमत हमारे लिए हाई हो जाएगी, उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी और हमारी कीमत जो गिर जाएगी। तो गिरने का मतलब यह है कि हमें अब एक डॉलर के पहले 75 रुपए देने पड़ रहे थे, अब 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो एक तरह से उनकी वैल्यू बढ़ी और हमारी वैल्यू गिर गई, जिसको डेप्रिसिएशन हम कहते हैं। नहीं तो ये हो गया एक तरह से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जो पैक्ड एक्सचेंज रेट जो आप कह रहे हैं कि अरेंज कम लव मैरिज, बिल्कुल तो वही है कि जिसमें कि यही जो अभी अभी जो चल रहा है सिस्टम, तो ज्यादातर अभी पैक्ड एक्सचेंज रेट है। हाँ? ये है मार्केट के थ्रू गाइड हो रहा है, लेकिन उन्होंने बेंचमार्क बना लिया है कि भाई झगड़ा होगा नहीं तो उसमें पेरेंट्स आ जाएंगे, तो इसमें पेरेंट जो है यदि नहीं या मतलब कहीं फंसेगा पेच लव मैरिज का, तो एक जो आप एग्जांपल दे ही रहे थे कि तो उसमें पेरेंट्स कंट्रोल कर लेंगे। तो यह पेरेंट्स का जो रोल है वो आरबीआई जो है वो निभाता है, और ऑब्वियसली उसका कंसल्टेशन गवर्नमेंट के साथ होता ही है, और वो हर हर सेंट्रल बैंक का काम यही है। और ये हमें मानना पड़ेगा यदि दर्शकों की जानकारी के लिए, क्या बाजार ही ज्यादातर चीजें तय कर रहा है, और वो क्वेश्चन मार्क में भी आया है सिस्टम। ये आप मतलब हमें ध्यान देना होगा कि इस तरह का सिस्टम कि बाजार मांग और पूर्ति तय करे और सरकार ना करे, तो ये तो प्रूव हो ही रहा है जो अभी। इसलिए हम ये जो खबर समझ रहे हैं अभी, या समझने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लव कम अरेंज मैरिज क्यों इंपॉर्टेंट है इवन इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट भी होते हैं लव मैरिज के साइड इफेक्ट भी है। और वो साइड इफेक्ट ये है कि जैसे ही आप डेप्रिशिएट करते हैं तो इंपोर्ट का जो प्राइस है जो बढ़ता है, हमारे लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। नहीं, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि मान लीजिए आप, जैसे क्या होता है हिंदुस्तान जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है बहुत इंपोर्ट करता है, उसका बहुत बड़ा जो है शेयर है इंपोर्ट में। तो नेचुरल है जब आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, है ना, $1 के मुकाबले, तो नेचुरल है कि हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट हर चीज की बढ़ी। और जब वो बढ़ी, पेट्रोल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, है ना, या जहाँ पे पेट्रोल या डीजल यूज कर रहे हैं वो बढ़ी, तो जो अभी दिख रहा है हमारे जैसे WPI बहुत हाई हो गया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हाई हो गया है, वैसे फिर कंज्यूमर प्राइस जो है वो इंडेक्स हाई होता है। तो एज ए होल इंस्टेबिलिटी होती है इकोनॉमी में, है ना। तो उस इंस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जो आप पूछ रहे थे कि आरबीआई ने या कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर रहा है, आरबीआई ने इंटरवीन किया है दिसंबर में, इसलिए $5 बिलियन उसने सेल कर दिए डॉलर कि भाई हम सप्लाई बढ़ा देते हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेंथन हो रुपया, और स्ट्रेंथन हुआ भी, अभी भी 76 के नीचे इसलिए रखा हुआ है। तो बिल्कुल तो ये सरकारी हस्तक्षेप आरबीआई के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा जरूरी है, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट जो स्टेबल हो और वो डोमेस्टिक मार्केट को इतना ज्यादा इफेक्ट ना कर दे कि जिससे डिस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल, जैसा आपने कहा था, और हम भी इस बात को मानते हैं कि हस्तक्षेप कभी कभी, हमेशा नहीं, जो जैसा कि बिल्कुल एग्जैक्टली आरबीआई करती है वैसा जरूरी है। नवीन जी, लास्ट में जैसे मैंने वो हमने अरेंज मैरिज और लव मैरिज का जो मेटाफर बताया था, मैंने एक विस्तार पूर्वक एक एक्सप्लेनर किया है जिसमें कई सवाल हैं, कम से कम 14 सवाल हैं। रुपया क्या है, कैसे काम करता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या है, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दर्शकों के लिए डाल देंगे। और हमेशा की तरह आज भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मेरी भी जानकारी बढ़ी, दर्शकों की भी उम्मीद है बढ़ी होगी। दर्शकों को कुछ कमेंट करना हो, कोई भी राय देनी हो, हमको इस एपिसोड को लेके या फिर पूरे खर्चा पानी को लेके जरूर दें। हम लोग हर कमेंट को पढ़ते हैं, नरेंद्र जी भी पढ़ते हैं, और उस पर उसको फीडबैक की तरह करते हैं। कोई तारीफ वगैरह करनी हो तो वो भी कमेंट में कीजिएगा। शुक्रिया नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत।